गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम फाइंडिंग्स ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली के मैटर वेव के बाद आता है, और उन जो भी लिमिटेशंस बोर्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे उनको दूर करने के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने कहा था आपको कि ये टोटल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल टोटली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर आधारित है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया था। उससे जो फाइंडिंग्स मिल रहे हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे फाइंडिंग, पहला फाइंडिंग मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से क्वांटम मैकेनिक्स से हमें एक फाइंडिंग मिल चुका है ऑलरेडी, और उसका नाम है क्वांटम नंबर। हमें क्वांटम नंबर मिल चुके हैं, और क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर हुए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, कैसे डिसाइड करते हैं ये भी बताया था। और ये बताया था कि इसमें अगर अभी तक बात समझ में नहीं आई है तो ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो एक बार क्वांटम नंबर को लिखना फिर से सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को लिखते हैं। ये हम फिर से सीखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे उस समय। तो अभी उसके लिए घबराने की बात नहीं। अगर नहीं आप लिख पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार फिर से उस पर वापस लौटेंगे। क्वांटम नंबर हम लोगों को मिल चुका है, और आज हम लोगों को मिलने वाला है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो कंसेप्ट है वो आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद। जैसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये कहा गया कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन लाइक, मैंने ये बता दिया था कैलकुलेट करके कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स बट नॉट फॉर द मैक्रो पार्टिकल्स। किसी बड़े पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स पर ही एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए हम अब कह सकते हैं कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन वी कैन नॉट डिटरमिन द पोजिशन एंड वेलोसिटी simultaneously and accurately. So we cannot decide the actual path of an electron. We cannot say something with certainty for an electron. हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एकदम निश्चितता के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ये यहीं होगा। मीनिंग देयर वाई कि हम केवल उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में सही नहीं बोल सकते हैं, 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, तो अब जो ऑर्बिट था, जो सर्टेन पाथ था, अब वो रिप्लेस हो जाएगा ऑर्बिटल्स से। ऑर्बिटल का डेफिनेशन है, इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where there is the maximum probability of finding the electrons. It is known as orbital. Unlike orbit, orbitals are may not be spherical, may be spherical also. मैंने ये कहा कि ऑर्बिट जो होते हैं वो हमेशा स्फेरिकल होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल स्फेरिकल हो ये जरूरी नहीं है। ऑर्बिटल स्फेरिकल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें करना क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ सबसे ज़्यादा होगी हम उसी रीजन को, उसी इलाका को, उसी शेप को ऑर्बिटल कहेंगे। तो मैं ऑर्बिटल का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देना चाहता हूँ कि ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where there is
द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जिस रीजन में सबसे अधिक होगी वो ऑर्बिटल कहलाएगा। ऑर्बिट जैसे स्फेरिकल होते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्बिटल भी स्फेरिकल हो, ऑर्बिटल का शेप कुछ भी हो सकता है। आपको बताएंगे भी, कुछ ऑर्बिटल्स स्फेरिकल भी होते हैं, कुछ डम्बल शेप के होते हैं, कुछ डबल डम्बल शेप के होते हैं, कुछ ट्रिपल डम्बल शेप के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जिस शेप में सबसे अधिक होगी वही उस एटॉमिक ऑर्बिटल का भी शेप होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे। हम आएंगे फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे हम जानेंगे, वहाँ भी हम आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहाँ सबसे अधिक हो हम उसको कहते हैं ऑर्बिटल। तो एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, और हम जो पहले कहते थे कि ये ऑर्बिट है, अब ये ऑर्बिट नहीं है, अब इसमें ऑर्बिटल की बात हम करते हैं। ये ऑर्बिट का कंसेप्ट डिस्कार्ड हो गया। अब हम ऑर्बिटल की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जिस शेप में ज़्यादा होगी, सपोज कीजिए इस शेप में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा है तो ऑर्बिटल इसको कहेंगे हम, और अगर स्फेरिकल रीजन में ज़्यादा पाए जाने की संभावना है तो एटॉमिक ऑर्बिटल उसको कहेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हुआ वो वह रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ का जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, ये ऑर्बिटल हुआ। तो ऑर्बिटल को हम केवल ये प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ऐसे होता है। तो ऑर्बिटल को समझने के लिए, ऑर्बिटल का कंसेप्ट, ऑर्बिटल का शेप समझने के लिए हमें वेव फंक्शन के फिजिकल मीनिंग को समझना पड़ेगा। वेव फंक्शन के फिजिकल मीनिंग को हम समझना चाहते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस जरा समझ लें, इसका मीनिंग क्या है। वेव फंक्शन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है साइज से। वेव फंक्शन को हम लोग साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कहता है इसका मीनिंग में पहली बात कि वेव फंक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। वेव फंक्शन जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो किसी वेव का एम्पलीट्यूड है। ये इसका मीन पोजीशन कहलाता है। वेव का यह मीन पोजीशन कहलाता है, यह मीन पोजीशन कहलाता है। जब वेव ट्रैवल करता है, आप समझ रहे हैं कैसे ट्रैवल कर रहा है वेव, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड। और इसी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ये वेव फंक्शन, इसी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ये वेव फंक्शन साई। तो साई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। उसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, नीचे भी उतना ही होगा, ये कहलाता है वेव। इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ साई। जब हम साई स्क्वायर कर देते हैं, समझिएगा, साई स्क्वायर ये जो है कर देते हैं तो ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है साई स्क्वायर। ये साई स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल है वो कुछ न कुछ साई स्क्वायर से रिलेटेड है,
क्योंकि अगर हम साई स्क्वायर को समझ ले, साई स्क्वायर को प्लॉट कर ले, तो हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहाँ मैक्सिमम मिलेगी, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम मिलेगी वो ऑर्बिटल हो जाएगा, वो ऑर्बिटल हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ऑर्बिटल का शेप पाना है तो हमें साई स्क्वायर को समझना होगा। हम साई स्क्वायर को समझ लें और साई स्क्वायर को समझते ही हमें एक फिगर, एक पिक्चर दिमाग में आने लगेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा, ये हम समझने लगेंगे। तो एक बात मैं यहाँ एक स्टार देकर लिख देना चाहता हूँ कि ऑर्बिटल इज रिलेटेड टू साई स्क्वायर। ऑर्बिटल इज रिलेटेड टू साई स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा तजुर्बा करना चाहते हैं, तजुर्बा मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि ये जो हम कहते हैं ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, सपोज कीजिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 5%। तो इस कमरे में, जिस कमरे में हम लेक्चर दे रहे हैं, उस कमरे में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी होगी? अगर प्रोबेबिलिटी से 5% है तो हम उसके पूरे स्पेस से, पूरे वॉल्यूम से अगर हम उस 5% को गुना कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकल जाएगी ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकलने का मतलब हुआ कि हमको एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर हम चाहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर तो होगा और इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम उसका वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगा। और यही टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हमें देगा शेप, गिव्स द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ एओन्स। यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप देगा। थोड़ी सी बात, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इसमें कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लिख रहे हैं साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? इन एन एटम, अगर हम एक एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता कहाँ, ये समझ लीजिए। तो ये न्यूक्लियस है और ये हुआ उसका, सपोज कीजिए कि ये सेल है, तो इलेक्ट्रॉन इसी इलाके में होगा ना। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस वेरी रीजन। इसी इलाके में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसी इलाके में होंगे। और आप समझ रहे हैं कि अंगूठी के केस में इसको हम शेल कहते हैं, यहाँ भी एटम में भी शेल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें, टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो वो हो जाएगा साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये जो सेल हमने जिसको बताया आपको, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी। और टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाने का मतलब है कि हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का एक आइडिया, एक शेप, एक फिगर हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो हम वो दिमाग में लाएंगे बाद में। पहले हम आपको ये समझा दें कि ये सेल का जो वॉल्यूम है हम निकालेंगे कैसे। आप सभी लोग जानते हैं कि सेल का वॉल्यूम, ये तो स्फेरिकल है, एटम स्फेरिकल होता है, तो ये इसके आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम घटा देना, एटम के वॉल्यूम में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम घटा देना है, तो वो सेल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सेल, ये वॉल्यूम ऑफ सेल अगर हम कहें तो ये निकाल सकते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम
माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम घटा देना है और यही सेल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हमें करना यही है। तो इसको निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि न्यूक्लियस का रेडियस r है। सपोज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज कैपिटल R and thickness of cell, ये हम मान लेते हैं dr है, dr है थिकनेस, सेल का थिकनेस है dr। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हम मान रहे हैं, ये dr मान रहे हैं, इस थिकनेस को हम dr मान रहे हैं और न्यूक्लियस के रेडियस को हम कैपिटल R मान रहे हैं। तो अगर अब हमें निकालना हो सेल का वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम निकालना हो तो हमें करना क्या होगा, आउटर रेडियस से हम वॉल्यूम निकालें और उसमें से इनर रेडियस वाला वॉल्यूम घटा दें, यही तो करना है। वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4/3 पाई r प्लस dr क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होगा। आप सब लोग समझ रहे हैं, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं 4/3 पाई तो रह जाएगा, ये हो जाएगा r क्यूब प्लस dr क्यूब प्लस 3r स्क्वायर dr प्लस 3r dr स्क्वायर माइनस 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होगा। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ब्रैकेट हटा दीजिए, 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई dr क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r dr स्क्वायर और माइनस 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होगा। तो देखिए इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ जो मैंने कहा dr बहुत छोटा होगा, सिंस dr इज वेरी स्मॉल, ये dr बहुत ही स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, सो इट्स स्क्वायर्ड एंड इट्स क्यूब इज टू स्मॉल, ये तो और भी स्मॉल होगा। जैसे अगर 0.1 है कोई चीज़, तो अगर 0.1 का स्क्वायर करते हैं आप, 0.1 का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, 0.001 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो अगर वो उतना छोटा हो गया तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। हेंस dr स्क्वायर एंड dr क्यूब कैन बी इग्नोर्ड, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ सेल, अब वॉल्यूम ऑफ सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। देख लीजिए हमारा ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 4 पाई r स्क्वायर dr यही हो गया वॉल्यूम। हमने थोड़ा सा एजम्पशन लिया, थोड़ा सा इसमें नेगलेक्ट किया है, अप्रॉक्सीमेशन लिया कि हम कुछ जो नेग्लिजिबल क्वांटिटीज है उसको हम छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ दिए तो 4 पाई r स्क्वायर dr हो गया। अब टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें तो वो हो जाएगा साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इसी को हम यूज़ करने वाले हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम निकालेंगे। तो इसको करना क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम अगर निकालना चाहते हैं तो हमें इसको प्लॉट करना होगा वेव फंक्शन के स्क्वायर। जो भी वेव फंक्शन मिला है आपको याद होगा, वेव फंक्शन हम लोगों को मिला हुआ है, 3 वेव फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक साई 10, साई 20, साई 21, 3 वेव फंक्शन मैंने आपको समझाया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन भी आपके पास है। हमें करना क्या है, उनको प्लॉट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अगेंस्ट आर। मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे वैरी कर रही है, कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम है, कितने डिस्टेंस पर जीरो हो गया, फिर कितने डिस्टेंस पर बढ़ गया, ये सारी बात हम लोग प्लॉट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे और उसके प्लॉट से हम एक पिक्चर बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, बाउंड्री सरफेस डायग्राम इसको कहेंगे, और तब हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप मिल जाएगा। और देखिएगा कि कितना चमत्कारिक बात होती है, मैथमेटिक्स कितना एक्यूरेट, कितना एग्जैक्ट आइडिया आपको देता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो हमें अब करना क्या है कि ये जो वेव फंक्शंस हमें मिले हैं, वेव फंक्शन को हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस मतलब रेडियल आर के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे। आर को एक्स एक्सिस पर लेंगे, वेव फंक्शन को वाई एक्सिस पर लेंगे, हम उसको प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने से हमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप मिल जाएगा, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का एक डायग्राम मिल जाएगा, एक आइडिया दिमाग में आ जाएगा कि यह एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है। तो उस पर हम अब देखते हैं कि हम इस एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेव फंक्शन। और वो वेव फंक्शन ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में जब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे वहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। हम उसी वेव फंक्शन को प्लॉट करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्लॉट कर पाएंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा कि टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और उसमें जो भी अप्रॉक्सीमेशन मैंने इस्तेमाल किया वो पहले बता दिया है कि उसमें कुछ जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं जो नेग्लिजिबल है उनका स्क्वायर और उनका क्यूब और भी स्मॉलर हो जाएगा और उनको हम नेगलेक्ट कर सकते, उनको इग्नोर कर सकते हैं। और हमने इग्नोर कर दिया और उसके बाद हमें मिला टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वॉल्यूम को, उस वॉल्यूम ऑफ सेल को, और इससे हमें मिल जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर हम प्लॉट करें, सपोज कीजिए कि हमें अगर फिगर पाना है, हमें पिक्चर पाना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप पाना है, तो हमें करना क्या होगा, ये पता करना होगा कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम। यही तो डेफिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह इलाका, वह एरिया, वह रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी, वह रीजन, वह इलाका, वह क्षेत्र कहलाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमें यह पता करना है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस रीजन में है, किस शेप में है। हमें वही एटॉमिक ऑर्बिटल का एक पिक्चर देगा, एक टेंटेटिव आइडिया हमको मिलेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट करने से पहले हम ये समझे कि प्लॉट असल में करना क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक लेवल में जो भी एटम की बात करेंगे वहाँ जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो उसके लिए ओरिजिन माना जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा न्यूक्लियस को। सारे के सारे डिस्टेंस न्यूक्लियस से ही मेजर किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे। तो न्यूक्लियस से कितना दूर, ये जितना भी मैंने प्लॉट किया है इसमें जो भी ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन का मतलब हुआ न्यूक्लियस है, ये ओरिजिन का मतलब हुआ ये न्यूक्लियस है, ये ओरिजिन का मतलब हुआ ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस से हम शुरू कर रहे हैं। R का मतलब, R0 का मतलब न्यूक्लियस। मैंने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाया था जिस समय, और कहा था कि उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के टर्म में जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। सॉल्यूशंस मिलने से पहले हमने इस इक्वेशन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया था, R इक्वेशन, फाई इक्वेशन, थीटा इक्वेशन। और उसमें से जो R इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमारे पास है
3 सॉल्यूशंस हैं। देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, पिछले वीडियो में आप चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में मैंने कहा था, वो छोटा सा वीडियो था 20-25-30 मिनट का, जिसमें मैंने ये कहा था कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्प्लिट करके आर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। आर साई एन एल, साई एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल का मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो साई 1 0, 1 का मतलब तो फर्स्ट सेल हुआ और 0 का मतलब एस सब सेल हुआ, तो 1s का है ये जो हमने लिखा है सॉल्यूशन, ये 1s ऑर्बिटल का है, 1s का है ये। ठीक वैसे ही ये 2s का हो गया और ये 2p का हो गया। एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि s के लिए जो l का वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब उसमें एंगुलर पार्ट नहीं है। s ऑर्बिटल में एंगुलर पार्ट नहीं होते हैं, तो जब उसमें एंगुलर पार्ट नहीं होते हैं तो हम उसको केवल रेडियल प्लॉट के बेसिस पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस ऑर्बिटल को हम दिखा सकते हैं, इस ऑर्बिटल पा सकते हैं केवल और केवल रेडियल प्लॉट के बेसिस पर, क्योंकि उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 0 है, तो एंगुलर पार्ट उसमें है ही नहीं। तो हमें केवल रेडियल पार्ट के बेसिस पर उसका एक फिगर, उसका एक शेप मिल सकता है इस ऑर्बिटल का, और हमने वही रेडियल पार्ट यहाँ लिखा है। और देखिए हम इसको एकदम से ले चलेंगे शेप तक, लेकिन अभी पहले कुछ बेसिक बात समझ लेनी है। ये जो हमने वेव फंक्शंस लिखे हैं, जो सॉल्यूशंस लिखे हैं, ये सॉल्यूशंस किसी न किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए है, और किसके लिए है ये लिखा हुआ है, ये 1s के लिए, ये 2s के लिए, ये 2p के लिए है। इसी तरीके से 3s के लिए होगा, 3p के लिए होगा, 3d के लिए, सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, अलग अलग क्वांटम नंबर्स के लिए, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ क्वांटम नंबर्स के लिए हमें अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे, और उन्हीं इक्वेशंस को प्लॉट करना है ताकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाएं। तो हम भी यहाँ एस ऑर्बिटल को कम से कम जरूर दिखाएंगे आपको कि कैसे हमें एस ऑर्बिटल स्फेरिकल मिल जाते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि पी ऑर्बिटल भी आपको समझा दें थोड़ा सा। तो ये हमें एस ऑर्बिटल मिलेगा केवल रेडियल प्लॉट से। तो रेडियल प्लॉट करना किसके लिए है? सारे के सारे वेव फंक्शन को हम आर के अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं। आर मतलब रेडियल पार्ट, आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ दैट वेव फंक्शन, दैट एम्पलीट्यूड, सिंपली से दैट साई इज द एम्पलीट्यूड। तो हम कहना ये चाहते हैं कि वी हैव टू प्लॉट द वेव फंक्शन अगेंस्ट द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो देखिए 1s के लिए ये इक्वेशन है, मैंने यहाँ प्लॉट करने की कोशिश की है। ये तो कहलाता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और ये पार्ट हुआ वेरिएबल। तो हम अगर r का वैल्यू 0 डालते हैं, जो कि यहाँ 0 हुआ, तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1/π, सपोज कीजिए कि ये वैल्यू 1/π है, यहाँ से यहाँ तक 1/π है। जैसे जैसे आप r बढ़ाएंगे तो ये निगेटिव है, तो साई का वैल्यू घटता जाएगा, साई का वैल्यू घटता जाएगा, और जब r इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू घटाया और घटाते घटाते उसको पैरेलल कर दिया। पैरेलल का मतलब हुआ कि जब r इन्फिनिटी हो जाएगा, r जब का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, तब ये साई 0 होगा। ये समझ लिया आपने कि ये हम 1s ऑर्बिटल के रेडियल प्लॉट को दिखा रहे हैं। ठीक वैसे ही 2s ऑर्बिटल में आइए, ये 2s ऑर्बिटल का प्लॉट हम दिखा रहे हैं इस इक्वेशन के बेसिस पर। हम r का वैल्यू 0 डालते हैं, तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 2 - 0, 2 से 2/√32π होगा। सपोज कीजिए कि यही है वो वैल्यू। अब जैसे जैसे आप r बढ़ाएंगे तो साई का वैल्यू घटेगा, क्योंकि यह निगेटिव पावर है, तो साई का वैल्यू घटेगा। लेकिन जब r 2 हो जाएगा, r का वैल्यू जब 2 होगा, उस समय ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0, तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम अगर इसको बढ़ाते हैं r का वैल्यू, तो निगेटिव होगा। निगेटिव देख लीजिए, निगेटिव मैंने किया, ये निगेटिव हुआ, और निगेटिव होकर फिर जब r इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट होगा तो ये वैल्यू 0 हो गया, तो निगेटिव से 0 होने के लिए बढ़ेगा, तो ये फिर पैरेलल हो गया। इसको ध्यान दीजिए, ये पैरेलल हो गया। अब बात आई 2p की, तो 2p में हम बहुत इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहे हैं कि p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, मतलब उसमें एंगुलर पार्ट होते हैं। तो एंगुलर पार्ट के बिना हम p ऑर्बिटल को सही प्लॉट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एंगुलर पार्ट को भी उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और तभी जाके हम प्लॉट करेंगे। और हम एक p ऑर्बिटल आपको
प्लॉट करके दिखाएंगे भी और ये बताएंगे कि वो px है, कैसे px है और उसका शेप कैसे डम्बल शेप्ड हो जाता है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो हमें ये जो ऑर्बिटल ये प्लॉट मिले हैं रेडियल प्लॉट्स कहे जाते हैं, मतलब वेव फंक्शन को हमने r के अगेंस्ट में प्लॉट किया है तो ये मिला। लेकिन आप जानते हैं कि वेव फंक्शन के प्लॉट से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन तो जस्ट एक एम्पलीट्यूड को दर्शाता है, तो एम्पलीट्यूड केवल बताएगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक जुमला यहाँ लिख देना चाहूँगा कि वेव फंक्शन साई इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कोई संबंध नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से संबंध किसका है? साई स्क्वायर का। साई स्क्वायर जो है यही तो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसका मतलब हमको साई स्क्वायर को r के अगेंस्ट में प्लॉट करने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। हम साई स्क्वायर को r के अगेंस्ट में प्लॉट करना चाहते हैं, तो अब हम इसलिए ये प्लॉट करते हैं, प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस r। हम r के अगेंस्ट में साई स्क्वायर को प्लॉट करते हैं। तो देखिए इस पर हम r ले लेते हैं और यहाँ ले लिया है साई स्क्वायर 1s का वेव फंक्शन का स्क्वायर, साई स्क्वायर 1s। तो क्या करना है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यही तो होगा, जो छोटा था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बात तो वही रह जाएगी, फिर ये पैरेलल हो जाएगा, इनफाइनाइट पे 0 होगा। ठीक वैसे ही अगर हम 2s के लिए प्लॉट करना चाहते हैं, अगर हम 2s के लिए प्लॉट करना चाहते हैं, ये निगेटिव इधर पॉजिटिव और ये साई स्क्वायर 2s है, तो आप इस ग्राफ को देखिए, ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा होने दीजिए। जो निगेटिव था उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यही बात होगी। और अब हम प्लॉट करना चाहते हैं 2p को, ये साई स्क्वायर 2p हम लेते हैं और इस पर r लेते हैं। जब इसको प्लॉट करेंगे तो निश्चित रूप से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यही तो होगा। ये तीनों के वेव फंक्शन का स्क्वायर हमने प्लॉट किया और आप समझ रहे हैं कि यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी। तो देख लीजिए यहाँ से आपको एक फिगर मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी is the maximum at the nucleus। न्यूक्लियस के भीतर नहीं, न्यूक्लियस के पास, एंड डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा है वैसे वैसे ये डेंसिटी घटी है। ठीक वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी, फिर 0 हो गया, फिर मैक्सिमम हो गई। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम नियर न्यूक्लियस, decreases to 0 and again becomes maximum और उसके बाद फिर इन्फिनिटी पे जाके 0 हो गया।
यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो भी है, रेडियल प्लॉट मैंने कहा कि इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। ये तो मैंने आपको दिखाया कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका एक आइडिया हमें ऑर्बिटल्स के शेप का मिल रहा है कि न्यूक्लियस के पास 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ये डेंसिटी घटती जा रही है। लेकिन बट एक्चुअल शेप of AOs can be obtained by the plot of total probability density वर्सेस आर के अगेंस्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम प्लॉट करना चाहते हैं। मतलब 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, हमको ये प्लॉट करना पड़ेगा, तब जाके हमको एटॉमिक ऑर्बिटल का एक शेप मिलेगा, एक शेप के बारे में पता चलेगा। तो हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो हमें प्लॉट करना है प्लॉट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर, यही प्लॉट हमें करना है। तो देखिए हम 1s के लिए प्लॉट कर रहे हैं। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई 1s स्क्वायर और यहाँ आर। फिर वही बात होगी, चूंकि यहाँ आर आ गया है तो 0 से स्टार्ट होगा, इसका शेप ऐसा हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी पे जाके तो 0 होना ही है। साई स्क्वायर जो था आप समझ रहे हैं वो 0 हुआ है, तो यही शेप मिलेगा। ये 1s के लिए हमने प्लॉट किया, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई 2s स्क्वायर और यहाँ हम लेने वाले हैं आर। तो फिर यही बात होगी, एक मैक्सिमम फिर 0 फिर दूसरा मैक्सिमम, ये शेप मिलेगा हमें 2s के लिए। और अगर हम 2p को प्लॉट करना चाहें, यहाँ ले लेते हैं r, जो कि आपको पहले एक बार फिर से बताया हुआ है कि 2p का हमको सही शेप केवल रेडियल प्लॉट से नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी चूंकि लिखा हुआ है तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ। ये बाकी होगा नहीं, इसका शेप थोड़ा सा यही बड़ा हो जाएगा। ये 2p के लिए प्लॉट हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि देखने से टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। डेंसिटी इज द मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब ये मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन R and at R is equal to infinite it becomes 0, यह घट के 0 हो जाता है। मतलब हुआ कि अगर यह न्यूक्लियस है तो इसके
पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और जैसे जैसे डिस्टेंस घटा वैसे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता गया। तो हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ इनक्लोज कर देना चाहते हैं, घेर दिया हमने। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनक्लोज किया है, मैक्सिमम डेंसिटी इज इनक्लोज्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनक्लोज किया और यही मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब हम यूँ कहते हैं कि 95% को, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना तो अनंत तक है, तो अनंत तक तो हम इनक्लोज कर नहीं सकते हैं। हम मैक्सिमम डेंसिटी को इनक्लोज किए हैं और इस डायग्राम को बाउंड्री सरफेस डायग्राम कहते हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। और इस बाउंड्री सरफेस डायग्राम से इलेक्ट्रॉन के 95% डेंसिटी को हम इनक्लोज करते हैं। एक बात और भी समझिए, अगर हम इसका शेप बनाना चाहें तो बीच में न्यूक्लियस हुआ और शेप हो गया ना स्फेरिकल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका साइन हुआ वेव फंक्शन का साइन प्लस प्लस प्लस। ये जो साइन लिखा है हमने, दिस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शन, साइन ऑफ वेव फंक्शन। मैं खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ये वेव फंक्शन का साइन है, बट नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हम लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के भीतर में साइन, वो वेव फंक्शन का साइन है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो निश्चित रूप से ये अंडरस्टूड है कि इसके भीतर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन भरा हुआ तभी तो एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ही नहीं। ये तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, लेकिन उनके भीतर में जो प्लस साइन हमने लिखा वो वेव फंक्शन का साइन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम वहाँ पॉजिटिव साइन लिख रहे हैं। सारे के सारे पॉजिटिव साइन हुए। ये 1s ऑर्बिटल का हमने आपको डायग्राम दिखाया, कैसे प्लॉट करते हैं कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर गए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती गई और वो घट के 0 हो गई जब r का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। तो ये बात समझनी होगी, ये याद रखनी पड़ेगी कि कैसे हमने इसका प्लॉट किया है। हम अब 2s ऑर्बिटल की बात करेंगे। 2s ऑर्बिटल को ही हम कर सकते हैं रेडियल प्लॉट के बेसिस पर। p को तो कर नहीं सकते, इसलिए p को मैं मिटा देता हूँ, इसको बाद में हम कंसीडर करेंगे। कहा कि 2s ऑर्बिटल में ज़रा गौर फरमाइए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे घट के 0 हो गई। कब? जब r का वैल्यू 2 हुआ, 2, और उसके बाद फिर मैक्सिमम हुई, फिर उसके बाद घट के 0 हो गई। ये बात मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, टोटल डेंसिटी कह दीजिए ना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है, डिक्रीजेज with increase in R and becomes 0, when this R is equal to 2, 0 हो गया। Again increases and becomes maximum, ये मैक्सिमम हो जाता है, and then decreases to 0 at R is equal to infinity।
जब r का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है तो ये फिर से 0 हो जाता है। तो हम प्लॉट करना चाहते हैं इसको। सपोज कीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, ज़्यादा थी, उसके बाद घट के 0 हो गई और उसके बाद फिर बढ़ के मैक्सिमम हो गई, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे डेंसिटी घट रही है। ये बात हुई। तो यह जो रीजन है एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है ही नहीं। रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एकदम 0 है, और इसी रीजन को नोड कहा जाता है, नोडल प्लेन। इस प्लेन को हम नोडल प्लेन कहते हैं। चूंकि यह जो नोड है रेडियल प्लॉट में मिला, नोड इज इन द रेडियल प्लॉट। चूंकि यह रेडियल प्लॉट में मिला हमें नोड, इसलिए इस नोड का नाम होगा रेडियल नोड। इस नोड का नाम होगा रेडियल नोड। वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है ही नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है। तो अगर हम 2s ऑर्बिटल को प्लॉट करना चाहें तो भी आप समझ गए होंगे कि स्फेरिकल ही होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है, ठीक है, और इसमें भी वेव फंक्शन के चारों तरफ साइन जो है वो पॉजिटिव होंगे, वेव फंक्शन के साइन पॉजिटिव होंगे। ये s ऑर्बिटल मैंने प्लॉट किया है। ये जो रेडियल नोड्स होते हैं उनकी संख्या का फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1। n माइनस l माइनस 1 टोटल रेडियल नोड्स होते हैं, जिसमें l एजीमुथल क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 तो 1 है। तो हमने कहा कि 2s में एक रेडियल नोड होता है, ठीक वैसे ही अगर 3s में जाइएगा तो 2 नोड्स होंगे, रेडियल नोड्स 2 होंगे। वैसे ही 4s में जाइएगा तो 3 रेडियल नोड्स होंगे। नोड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा नोड्स की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हमने रेडियल प्लॉट करा है, वैसे ही एंगुलर प्लॉट में भी सिमिलर टू रेडियल नोड, there are angular nodes also। एंगुलर नोड्स भी होते हैं और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स l होता है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बराबर होता है l। तो टोटल नोड्स की संख्या हो गई, टोटल नोड्स बराबर n माइनस l माइनस 1 और प्लस l, तो बराबर n माइनस 1। इतने नोड्स होंगे, जिसमें एंगुलर भी होगा कुछ और कुछ रेडियल भी होगा। इतने नोड्स होते हैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो नोड्स का मतलब हुआ कि वह रीजन, वह प्लेन, वह पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होगी, वह कहलाएगा नोड। और रेडियल प्लॉट में आए तो रेडियल नोड, और एंगुलर प्लॉट में आएगा तो एंगुलर नोड। तो मैंने आपको ये दिखाया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं। एस ऑर्बिटल जो हमें मिला है, जिसको हम कहते हैं कि ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल ऐसे हवा में कही गई काल्पनिक बात नहीं है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस से जो इक्वेशन मिले हैं, उन इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं और उस प्लॉट को जब हम इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो यही मिलते हैं। इसलिए इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब कभी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लॉट करेंगे तो उसमें वेव फंक्शन का साइन जरूर लिखेंगे। उस वेव फंक्शन के साइन को इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, वह वेव फंक्शन का साइन है जो रिप्रेजेंट करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है और हमें कैसे मिला है। ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस भी है। आगे चल के जब ओवरलैपिंग वगैरह की बात होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप की हम जब बात करते हैं, तो इनका एक अपना सिग्निफिकेंस भी है।
मिक्सिंग की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये साइन, आपको बहुत कुछ कंसेप्ट दे कर जाएगा। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल लिखें तो एक सावधानी जरूर बरतें कि उसमें वेव फंक्शन के साइन को लिखना न भूलें, वेव फंक्शन के साइन को उसमें इंक्लूड करना ही करना है। तो हमें ये करना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हमें, ये एस ऑर्बिटल हमको मिला, और चूंकि एस ऑर्बिटल में कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम एस ऑर्बिटल को केवल और केवल रेडियल पार्ट से, रेडियल प्लॉट के बेसिस पर निकाल सकते हैं, और कहा कि ये हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप देते हैं। बाद में हम इन सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, उनकी एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन वो भी एक फाइंडिंग है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, हम वहाँ भी आएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के प्लॉट की। तो आपने समझ लिया कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे प्लॉट करते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कहा कि पी ऑर्बिटल्स की बात अगर करें तो पी ऑर्बिटल्स के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, उसमें एंगुलर पार्ट भी होता है। फॉर पी ऑर्बिटल्स या सेल कह दीजिए ना, पी ऑर्बिटल्स या सबसेल एल का वैल्यू होता है 1, एल का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब हुआ वी कैन नॉट प्लॉट ए पी ऑर्बिटल विदाउट एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट के बिना हम इसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं, थीटा एंड फाई के बिना हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताया भी है मैंने कि x जो है वो साइन थीटा कॉस फाई होता है। हम उतने डेप्थ वाले मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, एक बेसिक आइडिया हम आपको ज़रूर दे सकते हैं। तो अगर हम कहें कि साई 2px की हम बात अगर कर लें तो ये हो जाएगा 1/√32 पाई r e⁻⁻r/2 साइन थीटा कॉस फाई। यह एक सिंप्लीफाइड वेव इक्वेशन है। हालांकि इसके लिए हमें बहुत बड़ा ऑपरेशन करना होता है, बहुत बड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, इसमें उतने डेप्थ में नहीं जाना है। हम एक कंक्लूजन, एक सिंप्लीफाइड वेव फंक्शन लेकर और हम आपको समझाना चाहते हैं कि पी ऑर्बिटल असल में प्लॉट कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आर तो ठीक है, हम प्लॉट करेंगे, दो वेरिएबल है, एक थीटा है और एक फाई भी है। तो दोनों को हम एक साथ वेरी कराएंगे तो हमें प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल साबित होगा हमारे लिए, हम उसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि एक को कांस्टेंट करके दूसरे को वेरी कराते हैं और तब हम इनका एंगुलर प्लॉट देखते हैं। एक आइडिया, बस एक आइडिया के लिए हम केवल आपको दिखा दें कि पी ऑर्बिटल का भी शेप कैसे हमें डम्बल शेप्ड मिल जाता है, यह बात हम करने वाले हैं। तो पी ऑर्बिटल का शेप हम पाना चाहते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे तो ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था, और एक वेव फंक्शन था, सॉरी एक आर था रेडियल पार्ट, और इसको कहते हम थीटा, और इसका डिप्रेशन यहाँ बना, और उस डिप्रेशन ने जो एंगल बनाया इसके साथ वो कहलाया फाई, ये फाई कहलाया। तो हम केवल बात करने वाले हैं कि हम थीटा को वेरी कराते हैं और फाई को कांस्टेंट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है ये समझ लीजिए। ये हम जेड एक्सिस मान लिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस को दिखाया नहीं, ये एक्स एक्सिस है और वाई इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कहता है कि हम थीटा को 0 करें तो साइन थीटा की बात आएगी। साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू 0, साइन 0 0, साइन 91, तो 0 से 90 तक तो बढ़ता है,
180 तक घर के फिर 0 हो जाता है, मतलब ये 0 से यहाँ 90, 0 से 90 तक बढ़ा। उसके बाद ये दिखाना पड़ेगा कि 0 से 90 तक बढ़ता है, फिर 90 से 180 तक फिर 0 घट के 0 हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। ये आप जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन 0 करेंगे तो 0 साइन 0 0 यहाँ, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 सपोज कीजिए यहाँ, साइन 45 1/√2 यहाँ आया, सॉरी साइन 45 यहाँ आया, साइन 60 यहाँ आया, साइन 90 यहाँ आया। वैसे ही फिर घटता जाएगा, घटता जाएगा, और इस तरह से जब इस सबको मिला दिया जाएगा तो एक सर्कुलर बन गया एक। ठीक वैसे ही आप जब प्लॉट करेंगे 180 के बाद तो 270 और 360 ऐसा मिलेगा आपको। फिर ठीक वैसे ही ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया एक्स जेड प्लेन में, और जब आप इसको फाई को वैरी कराएंगे तो इसके ऊपर से वाई उसको कौन सा प्लेन कहेंगे, एक्स वाई प्लेन में आएगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो एक हमें शेप मिलेगा, देखिए डम्बल शेप का मिल गया, और डम्बल शेप का होता है पी ऑर्बिटल। इसी को ऐसे बनाया जाता है कि ये एक्स है और ये ऐसे हम लोग बनाते हैं, और इसमें प्लस और इसमें माइनस लिख देते हैं, और इस तरह से हमें पी ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। ये भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है कि हम जो इक्वेशन मिले हैं उन्हीं इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करेंगे तो हमको एटॉमिक ऑर्बिटल्स निश्चित रूप से मिल जाएंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमको मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही पी ऑर्बिटल्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, आपको बताया भी 3p ऑर्बिटल्स, और उन p ऑर्बिटल्स का शेप है, एक होता है px, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इनका लोब जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो इसका नाम रखेंगे हम px। अगर इनका लोब y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये x है ये y है, अगर लोब, इसको लोब कहा जाता है, y एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसमें प्लस इसमें माइनस, तो ये होगा py। अगर लोब z एक्सिस के अलॉन्ग है, z एक्सिस के अलॉन्ग, ये z एक्सिस मान लेते हैं, तो ये x है ये y है और ये z है, तो z एक्सिस के अलॉन्ग अगर लोब है तो उसको हम pz कहेंगे, ये कहलाता है pz। तो 3 तरह के p ऑर्बिटल्स हुए, px, py एंड pz, और इनका शेप मैंने दिखाया, और ये तीनों डिजेनरेट हुए क्योंकि इनकी एनर्जी बराबर है। ठीक वैसे ही d ऑर्बिटल्स को भी प्लॉट किया जा सकता है। हम d ऑर्बिटल्स को प्लॉट करेंगे नहीं, आप समझ गए होंगे, इसको प्लॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, केवल हम तो आपको केवल ये दिखलाना चाह रहे थे कि हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लॉट करते हैं हम लोग, वो हवा में की गई बात नहीं है, उसका अपना एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। तो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5d ऑर्बिटल्स, जिसमें ये x है और ये y है, इनके बीच में लोब्स होते हैं, और एक गौर करने वाली बात यह है कि इसके अपोजिट लोब्स में सेम साइन होता है। इसका dxy नाम हुआ। ये अगर y है और ये अगर z एक्सिस है, एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा dyz। ये x है और ये z है, तो इनके बीच में लोब है, इनका नाम है dxz, प्लस प्लस माइनस माइनस dxz। एक होता है dx² माइनस y², x है y है, dx² माइनस y², एंड एक होता है dz²।
ये है dz²। तो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप देख लीजिए, और एक s ऑर्बिटल भी होता है, वो आपको पहले ही प्लॉट कर चुके हैं हम लोग। ये सब वेव फंक्शन का साइन है। देखना केवल ये है कि p ऑर्बिटल में जब आप अपोजिट लोब में जाते हैं तो साइन बदल जाता है, इसलिए इसको अनजीरेड कहा जाता है। इसको अनजीरेड कहा जाता है, अनजीरेड। और d ऑर्बिटल में साइन नहीं बदलता है, अपोजिट लोब में देखिए तो इसको जीरेड कहते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यह भी जीरेड होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चले जाइए, अपोजिट साइड में साइन सेम है, इसलिए इसको भी जीरेड कहा जाता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए। वैसे ही डी एफ ऑर्बिटल ट्रिपल डम्बल शेप का होगा, 3 ठो उसमें डम्बल होंगे, 6 लोब्ड होंगे उसमें, लोब्स होंगे उसमें। डी ऑर्बिटल 4 लोब्ड होते हैं, पी ऑर्बिटल 2 लोब्ड होते हैं, एस ऑर्बिटल में कोई लोब नहीं है क्योंकि उसमें एंगुलर पार्ट है ही नहीं। तो ये बातें हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स को प्लॉट करने की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे प्लॉट करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका बेसिस क्या है प्लॉट करने का, ये हमने आपको आज दिखाया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहाँ से आते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं और उनको हम मैथमेटिकली कैसे पा सकते हैं, ये मैंने आज आपको दिखाया। अब बात रही कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब प्लॉट कर चुके हैं तो तीसरा फाइंडिंग पढ़ने की बारी है, और वो है एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हम लोगों ने पढ़ा, उनकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ हम ये बताएंगे कि कैसे एनर्जी डिसाइड करते हैं। और जब एनर्जी डिसाइड कर लेंगे तो फिर बारी आएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर भी बात होगी, उस पर भी चर्चा होगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो एनर्जी पढ़ना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सबसेल या सेल जो भी कहते हैं, सेल का कंसेप्ट तो अब रहा नहीं, अब ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे हम डिसाइड करते हैं और उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नए व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद।